सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी हम लोगों ने जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट किया है उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट करने का सोचा है। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था कि इसमें हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसको करते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए रहते हैं जो आपके आरआरबी जेई में या फिर डिफरेंट जेई एग्जाम में आए हुए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें डिफरेंट जो एमसीक्यूज आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आरआरबी जेई जब हुआ था प्रीवियस ईयर में, उसके बाद जो जेई के एग्जाम्स हुए थे, स्टेट जेई के एग्जाम्स हुए थे, उसमें जो क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस को एक वीडियो आप देखो, पोस्ट किया गया है। उसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन मैंने पहला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें यस्टरडे आई थिंक, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस कैसे थे। अभी जो वीडियो मैंने पोस्ट किया उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है उसके क्वेश्चन जो होता है कैसे होंगे, तो वो आपको क्या है, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आप देखना मत भूलिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको कई बार देखिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं उससे बाहर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। आपके आरआरबी जेई के एग्जाम में या फिर कोई भी आप जेई का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो उससे बाहर के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियसली थ्योरेटिकल पार्ट में अभी तक क्या कवर कर लिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम लोगों ने जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए हम लोगों ने वर्क डन के फॉर्मूले को क्या है उसमें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लॉ जो अप्लाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्या, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो उस वहां से जो टॉपिक आते हैं उसको क्या करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और इसका नोट्स प्रिपेयर कीजिए जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए क्वेश्चन जो होता है आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये दिवाली ऑफर चल रहा है गेट एकेडमी के वेबसाइट पे, आप देखेंगे जैसे कि जिसका लिंक जो होता है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप दिवाली ऑफर में आप देखेंगे कि जो भी जो आरआरबी जेई का सीबीटी वन है जिसका प्राइस 499 रखा गया है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये चीज़ें अवेलेबल कराई गई है आरआरबी जेई 499 में। उसके बाद आरआरबी जेई सीबीटी वन और सीबीटी टू का जो प्राइस रखा गया है वो भी क्या है, एक एक अफोर्डेबल प्राइस में जो आप देख रहे हैं कि वो कराया गया है। व्हाट इज इट, जो कराया गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो है हम लोग क्या है उस क्वेश्चंस को हम जैसे कि आरआरबी जे सीबीटी वन के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, जो आरआरबी जे सीबीटी वन का पार्ट हो गया या फिर आरआरबी जे सीबीटी टू का पार्ट हो गया उसके लिए, तो उसमें हम जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या कर रहे थे कि जो आरआरबी जे सीबीटी वन के जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जैसे इसमें दो पार्ट होते हैं ना, टेक्निकल पार्ट होते हैं और क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट होते हैं। तो नॉन टेक्निकल पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया है, इन्होंने कवर किया है। और देखिए जो टेक्निकल पोर्शंस है उसमें आप देखेंगे, जैसे उसमें जो टेक्निकल पोर्शंस है, तो टेक्निकल पोर्शंस को सीबीटी टू का जो है उसमें कवर किया गया है। तो उसको आपको क्या करना है, जो परचेस कर चुके हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, आपका बराबर वो काम आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होता है अभी लेवल जो क्वेश्चंस का है, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस कुछ भी उठा के पूछ रहा है
जो आपको क्या है रैंक लाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। अगर कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, अगर आप उसको बना दे रहे हो तो वही क्वेश्चंस में आपको रैंक मिलेगा। जो क्वेश्चन करके गए हो उसको आप जब वहां पर करेंगे तो ऐसा कुछ वो कोई वो नहीं है कि उस टाइप के क्वेश्चन को जैसे आप करके जाते हैं कि तो आपको लगेगा कि नहीं भैया हम तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आप वहां करके गए हो उसको करने में कोई माहिरियत हासिल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जो आप नहीं करके गए हो वो आ गया तो उसको आप जो बनाते हो, उसको आप कैसे बनाते हो, ये जो होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे एक मिनट, कुछ टेक्निकल इश्यूज था। तो अभी जो है हम क्या देखेंगे कि अ, अभी जो हम देखेंगे क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों को क्या है हम अभी डील करेंगे। ठीक है। तो देखिए बहुत सारे जो सिस्टम हम लोगों ने देखे थे, ओपन सिस्टम देखा था, क्लोज सिस्टम देखा था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, उसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था जहाँ से क्वेश्चंस आता है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो यही सारी चीजें बता रहा था। सीबीटी 1 में जो हम लोगों को क्वेश्चंस इसमें कराया गया है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन कराया गया है, उसके बाद ये देखो ये वीडियो के रूप में है, ये जो भी है आपको एक वीडियो के फॉर्म पे मिलेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं क्या, नेविगेटर लॉन्च किया गया सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए क्या है, आरआरबी जेई जो है नेविगेटर लॉन्च किया गया है। इसमें हम क्या देखते हैं कि गेट 2025 के लिए और गेट 2026 के लिए, देखो गेट 2025 और गेट 2026, यहाँ पे जब आप इसको अभी अवाइल करते हो तो यहाँ पे आपको जो है इसका जो पहले प्राइस रखा गया 4444, वहाँ से आपको 1000 का डिस्काउंट मिलेगा और आप इसको 2026 तक क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से जितने बार भी हो सके उसको देख सकते हैं। गेट 2027 के लिए 5555 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल है, एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। तो जो भी स्टूडेंट इसको अवाइल करना चाहते हैं, गेट एकेडमी के वेबसाइट पे जाइए और इन सारी चीज़ों को अवाइल कीजिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए आरआरबी जेई नेविगेटर ई बुक लॉन्च, ई बुक के बारे में मैंने आपको बताया था। देखो जो एग्ज़ाम है 13 to 17 दिसंबर तक क्या है होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि 3792 क्वेश्चन जो होता है, फुली सॉल्व 3792 क्वेश्चन जो आपको PYQ फॉर्म में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम में, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को इसमें क्या है दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखिए और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए ये सारे क्वेश्चंस को आपको करके। ठीक है। और जैसे कि आप सोचो कि 3790 क्वेश्चंस आप करके गए हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना बेहतरीन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आरआरबी जेई ई बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीबीटी 2, देखिए यहाँ पे देखिए सीबीटी 2 के लिए भी ये ई बुक अवेलेबल है, जो जिसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है। इसमें भी आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसका जो प्राइस रखा गया ओनली 333 रखा गया है। देखिए मैंने कई बार बताया है कि जो नेविगेटर ये एक ई बुक है। ई बुक क्यों रखा गया है, क्योंकि आपको जो है ई बुक मतलब क्या होता है कि भैया आपका जो ब्रेन है, आपका जो आइस है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके सामने तो बेहतर रहे। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जो होता है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ आप
एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो इसीलिए ये आरआरबी जेई का नेविगेटर जो है आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है गेट एकेडमी में। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। देखिए ये जो गेट 2025, गेट 2026 और गेट 2027, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ ये प्राइस जो होता है प्रीवियस था, गेट जैसे ही दिवाली ऑफर आया तो ये जो होता है, हाँ ये जो है ये 4000 की जगह ये 3333 हो गया है, ये 5555 हो गया है। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आरआरबी जेई, एसएससी जेई, ये इसके लिए प्राइस जो है देखिए, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के लिए, ऑल स्टेट एई जेई के लिए, ठीक है, डोपामिन कोर्स, आईएएस नॉन टेक्निकल के कोर्स, ये सारे कोर्सेस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण साथ देंगे आपके जो जो भी आप एग्ज़ाम दिलाने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 521 जो है, 521 पेजेस का एक न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इतने पेजेस है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो टॉपिक वाइज जो होता है कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कवर किया गया है गेट एकेडमी के द्वारा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट जो होता है, जैसे भी आपका हो सके कि किधर से क्वेश्चन आ जाएगा, उस सारी एस्पेक्ट को ध्यान रख के इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नाउ हम जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस। फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेस। अब ये है क्या चीज, सबसे पहले तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है क्या चीज, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं है, ओपन सिस्टम में क्या होता था, देखिए सपोज ये कंट्रोल वॉल्यूम है, इसको ध्यान से सुनेंगे। सपोज ये कंट्रोल वॉल्यूम है और इसमें हम क्या देखते हैं, मास इन किया, उसके बाद मास क्या करता है, एग्जिट करेगा, ठीक है। मास इन करेगा और मास क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर मास इन किया, तो सपोज इस पोर्शन को मैं नाम देता हूँ 1 और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं नाम देता हूँ 2। मास जिसने एंट्री किया सपोज वो m1 है, एंथैल्पी h1 है, ये जो वेलोसिटी v1 है, ठीक है। और यहाँ जो डेटम है इससे इसका हाइट जो है z1 है और इससे इसका हाइट जो है z2 है। यहाँ से इसका हाइट क्या है, ये z2 है, ठीक है। तो आप सोचिए ये है हमारा m2, ये है h2 और ये क्या है v2। m2 h2 v2, यहाँ पर m1 h1 v1, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो आप ये z2 हो गया। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे जो अगर मैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे h1 प्लस v1 वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस gz1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस q। मतलब देखो हीट का भी इंट्रैक्शन होगा और इसमें वर्क का भी इंट्रैक्शन होगा। हीट का भी इंट्रैक्शन होगा और किसका इंट्रैक्शन होगा, वर्क का इंट्रैक्शन होगा। तो Q122 इज इक्वल टू H2 प्लस क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2000 प्लस GZ2 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस क्या हो जाएगा W122। तो ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये H1 हो गया, ये V1 का स्क्वायर हो गया, GZ1 हो गया, Q122 हो गया, समझ में आ गया। H2 हो गया V2 का स्क्वायर, GZ2 ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है, अलग अलग के लिए ये इक्वेशन जो होता है अलग अलग होगा, समझ में आ गया। जैसे अगर बात करो बॉयलर के लिए क्या होगा, कंडेंसर के लिए क्या होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। टरबाइन के लिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस क्या होगा। तो ये अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट है मैकेनिकल के, उस अलग अलग के लिए ये जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होता है, ये तो हमारा जो है ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास्टर एंड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब जैसे हमारा जैसे टरबाइन का ही बात हो गया, तो टरबाइन हमारा क्या देता है, वर्क प्रोडक्शन देता है, तो ये Q का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर बॉयलर की बात करें तो बॉयलर वर्क डन नहीं देता, तो ये कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ गया। और मैक्सिमम केस में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो होता है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, कैलकुलेशन जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जनरली इसको अवॉइड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो, देखो सबसे पहले देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पहला, अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को मैं फिर से लिखूं तो इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। H1 प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 प्लस 1000 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Q122 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा H2 V2 का स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000। यहाँ तक समझ में आया क्या, प्लस W122 ये हो गया प्लस W122। अब सबसे पहला चीज है यहाँ पे नोजल, ठीक है, नोजल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नोजल। तो आप ध्यान से सुनिएगा, नोजल में क्या होता है, ये पहला इक्वेशन यूज कर रहा हूं, पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। तो नोजल में याद करो ना ही हीट का इंटरेक्शन होता है और ना ही किसका होता है, वर्क का इंटरेक्शन। तो दोनों चीजें कट जाएगी क्या सर, बिल्कुल दोनों चीजें क्या हो जाएगी, कट जाएगी, बात समझ में क्या। अब तो बचेगा क्या, तो बचेगा क्या यहाँ पर देखो, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को भी हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी को भी। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें नेग्लेक्ट होगी, ठीक है, V2 V1 का स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। और जो दोनों पोटेंशियल एनर्जी है कौन सा, GZ1 1000 और GZ2 1000, ये दोनों क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बचेगा, H1 प्लस H1 सिर्फ H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H2, यहाँ से तो सब चीजों को नेग्लेक्ट कर दिए, यहाँ से क्या है V2 का स्क्वायर बाई 2000, समझ में आ गया। तो यहाँ से जब V2 की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है देखिए 2000 मल्टीप्लाई बाई H1 माइनस H2 पूरे का अंडर रूट। अब ये याद रखिएगा ये किस में होता है, किलो जूल में होता है, समझ में आ गया, ये किस में होता है, किलो जूल में होता है, ये जूल में होता है, ये किलो में होता है। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो क्या कर सकते हो आप, 2 del H ये अंडर रूट है ना, ठीक है, ये यहीं से हो जाता है, इसको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हो जाता है। और जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे V2 का,
तो V2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, अगर टेम्परेचर के फॉर्म पे करोगे इसको तो क्या लिख सकते हो, 2Cp डेल टी, 2Cp, V2 का क्या लिख सकते हो उसको, 2Cp और डेल टी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखना है। अब यहाँ पे क्या कंडीशंस देखना है, पहला, नोजल इज परफेक्टली इंसुलेटेड, पहला हम देखते हैं, नोजल इज परफेक्टली इंसुलेटेड, ये होना चाहिए भैया, नोजल इज परफेक्टली इंसुलेटेड। सेकंड है, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, नेग्लेक्ट पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड है यहां पे देखेंगे, नो वर्क इज डन बाय नोजल, नो वर्क इज डन बाय नोजल। फोर्थ वन देखते हैं, C1 की जो वैल्यू होगी वो फार लेस देन होगी C2। तो यही सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान रखना है, C1 की जो वैल्यू होगी फार लेस देन होगा क्या, C2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, देखिए, ए नोजल इज, a nozzle is a device which increase the velocity or kinetic energy of a fluid of at the expense of its pressure drop, increase the velocity or kinetic energy of fluid at the expense of its pressure drop। ऑफ इट्स प्रेशर ड्रॉप। सेकंड में हम देखते हैं, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, देखो नोजल क्या करता है, ध्यान सुनना, नोजल क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नोजल का फंक्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को, सॉरी, नोजल क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी को क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है नोजल। ठीक है, बट अगर यही डिफ्यूजर की बात हो गई, डिफ्यूजर, तो डिफ्यूजर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डिफ्यूजर क्या करता है, डिफ्यूजर काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, डिफ्यूजर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही दोनों का मेन डिफरेंस है, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। नोजल का जस्ट उल्टा होता है डिफ्यूजर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अब देखिए जो यहाँ पर जो मैं टर्म यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ या फिर नोट डाउन करा रहा हूँ उसको देखेगा। ये अगर मैं डिफ्यूजर, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है, बस इतना ही ध्यान रखो, उसके इसमें करने का जरूरत नहीं। ठीक, यहाँ पे हो गया। नाउ यहाँ पर जैसे हम क्या किए, ये जो पोर्शन कवर किए किसका, V2 का वेलोसिटी का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, इसको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसी को और अगर सिंप्लीफाई आप करोगे तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसी को अगर आप और सिंप्लीफाई करोगे तो V2 इज इक्वल टू 44.7, ये क्या हो जाता है, अंडर रूट डेल टी। ये आप ये खोल के देख लो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, ये नोजल का ये जो पोर्शन है ये कितने बार आया हुआ है, तो डायरेक्ट आएगा आपको। ठीक है, तो ये आप देखे होंगे V2 का जो वैल्यू 44.7 अंडर रूट डेल टी है, तो ये बस यहीं से आता है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हो गया। दूसरा चीज हम देखते हैं, दूसरा चीज अभी हम लोग ये देखते हैं, टरबाइन। टरबाइन, दूसरा क्या होता है, टरबाइन। टरबाइन क्या होता है, वर्क डन प्रोड्यूस करेगा क्या, टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, वर्क डन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाता है, H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो सिर्फ ये H1 और W1 और W2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब जाके देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर मैं टरबाइन को वर्क डन प्रोड्यूस करता है तो H1 प्लस W1 to 2 ये क्या हो जाएगा, H2, और क्या हो जाएगा, ये हीट तो इंटरेक्शन करता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या नेग्लेक्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और ये भी, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हीट का तो इंटरेक्शन होता नहीं है टरबाइन में, हीट का इंटरेक्शन तो होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, W1 to 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। W1 to 2 इज इक्वल टू क्या होता है, H2 माइनस H1। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखने का। ठीक है, जहां पर H1, जहां पर, ओ सॉरी, ओ हो यहाँ पे तो हीट रहता है ना, यहाँ पर आएगा W1 to 2। ठीक है, और ये जो इक्वेशन रहेगी, क्योंकि H1 की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, यहाँ पर हो जाएगा H1 माइनस H2, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, H1 यहाँ पर क्या है, H1 क्या है, एंथैल्पी एट इनलेट ऑफ टरबाइन, एंथैल्पी एट इनलेट ऑफ टरबाइन। यहाँ पे H2 क्या है, एंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ टरबाइन, एंथैल्पी एट आउटलेट ऑफ टरबाइन, इनलेट ऑफ टरबाइन, आउटलेट ऑफ, कंडीशन क्या होगा इसमें, इसमें जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड। इसके लिए जो कंडीशन होगा वो ये ध्यान रखेंगे, टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड, टरबाइन इज परफेक्टली इंसुलेटेड। चेंज जो सेकंड होगा वो होगा चेंज इज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मेरा इमेज ढक रहा है, काइनेटिक एनर्जी, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट करते हैं ना, इसको ध्यान रखना, कंडीशन भी आया हुआ है ना, नेग्लेक्ट। और यहाँ पर वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू क्या होता है, V2। बस यहाँ पर सिर्फ इतने सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलरली ये टरबाइन होता है। अब ध्यान सुनना, टरबाइन क्या करता है, हमको पॉजिटिव वर्क प्रोवाइड करता है। टरबाइन क्या करता है, पॉजिटिव वर्क प्रोवाइड करता है। अगर टरबाइन की जगह यहाँ पे कंप्रेसर हो गया तो ये पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। देखिए थर्ड, ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही ये सब चीज़ें याद रखना है, जो चीज़ें यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ ना, ये जो पोर्शन है ये, इसको ध्यान रखिए।
यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आया, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी। और जो ये मैंने आपको बताया क्या चीज़, V2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 √CP डेल टी। V2 इज इक्वल टू 44.7, ये क्या हो जाएगा, डेल टी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए, टरबाइन हो गया, उसके बाद कंप्रेसर, थर्ड में हम देखते हैं क्या, कंप्रेसर। थर्ड में हम देखते हैं क्या, कंप्रेसर। कंप्रेसर W इज इक्वल टू क्या होता है, H1। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। इसको आपको ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन। टरबाइन के लिए क्या था, ये H1 माइनस H2 था। क्यों था, देखो कंप्रेसर के लिए ये क्या हो जाएगा, देखिए H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस W122। तो W122 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, H2 माइनस क्या हो जाएगा, H1। H2 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H1। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, कंप्रेसर, है ना, कंप्रेसर। हम जो चीज़ें यहाँ पर देखे वो क्या देखे, कंप्रेसर, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, कंप्रेसर। एग्जाम में स्टडी फ्लो एनर्जी से कोई भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। H2 H1 क्या है, इनलेट, इनलेट H1 क्या है, इनलेट कंप्रेसर का इनलेट एंथैल्पी। H2 क्या है, आउटलेट एंथैल्पी, किसका, कंप्रेसर का। इनलेट एंथैल्पी है और आउटलेट एंथैल्पी है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, वो आता है थ्रोटलिंग डिवाइस। ठीक है, थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस में हम क्या देखते हैं, एंथैल्पी जो होता है कांस्टेंट होता है, बस इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है, उसको हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, उसको हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी क्या है, बोलते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसमें कुछ एक आध टॉपिक देखिए। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रोटलिंग प्रोसेस को इसको क्या बोलते हैं, इसमें सडनली प्रेशर भी ड्रॉप होता है, सडनली प्रेशर ड्रॉप। अगर आपको पूछेगा कि भैया थ्रोटलिंग प्रोसेस किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये होता है आपका एक्सपांसन वाल्व में। थ्रोटलिंग प्रोसेस किस में होता है, तो ये होता है आपका एक्सपांसन वाल्व में। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये क्या है, एक इरिवर्सिबल, थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। थ्रोटलिंग प्रोसेस क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे जो सारी चीजें हो। नेक्स्ट, फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्री एक्सपांसन प्रोसेस। फ्री एक्सपांसन प्रोसेस क्या होता है कि सपोज
सपोज दो यहां पर क्या है, चेंबर है। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस को ध्यान से समझिए। सपोज यहां पर दो चेंबर है, चेंबर 1 एंड चेंबर 2, समझ में आ गया। यहां पर क्या है, इस चेंबर में, पहले वाले चेंबर में बहुत सारे क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स, ये पार्ट ए और क्या है, पार्ट ये बी, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है ये इवेक्युएटेड है, ये वाला पोर्शन जो है क्या, इवेक्युएटेड, मतलब जीरो मास, मतलब क्या है, जीरो मास, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, यहां से इसको रप्चर करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इधर आने की कोशिश करेगा ना। तो जब ये मॉलिक्यूल्स इधर आने का कोशिश करता है तो ये क्या कोई फोर्स ऑफर करेगा, ये क्या कोई फोर्स ऑफर करेगा क्या, ये नहीं करेगा सर। मतलब ये कोई रजिस्टिव फोर्स क्या है, ऑफर नहीं होगा। ये क्या रखेगा, फ्रीली यहां पर मूव कर सकता है, फ्रीली यहां पर मूव कर सकता है। तो जब कोई अपोज ही नहीं हुआ तो वहां पर क्या वर्क डन होगा क्या, सर कोई वर्क डन नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं फ्री एक्सपांशन प्रोसेस को यहाँ पर डिफाइन करूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, बताऊं, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम is called free expansion, is called free expansion। फॉर फ्री एक्सपांशन इंटरनल एनर्जी, अभी देखिए इसमें क्या होता है, जो चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, इसमें इंटरनल एनर्जी इक्वल रहेगा। इंटरनल एनर्जी मतलब यूए इज इक्वल टू यूबी रहेगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इसका क्या होता है, सेम रहेगा, टी ए इज इक्वल टू टी बी। अब टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर सेम रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन करूँ तो क्या होता है, सपोज ये टी ए है, जैसे ही रप्चर करोगे तो टेम्परेचर पहले डाउन होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसी के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये टी बी हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टी ए इज इक्वल टू टी बी, ठीक है। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है, टी ए इज इक्वल टू टी बी, ठीक है। नाउ दिस सेकंड वन, यहां तक हमको चीजें समझ में आएगा। तो इतने सारे जो चीजें बताया उसमें आपको समझना क्या क्या चीजें, देखिए ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रहना चाहिए, ये किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो इक्वेशन जो है, ये किसी भी फॉर्म में ये वाला इक्वेशन आपको देखने को मिल सकता है। H1 V1 का स्क्वायर, ये जो आपका इक्वेशन है, ये H2 V2 का स्क्वायर 2000 GZ2 1000 W122। नाउ द नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इसको हम, ये वाला चीजें हमको ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद सिमिलरली हम क्या देखेंगे कि W122 क्या हो जाएगा, H1, ये टरबाइन के लिए होगा, H1 माइनस H2। उसके बाद सिमिलरली हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कंप्रेसर के लिए क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। और यहाँ पर थ्रोटलिंग डिवाइस देखते हैं हम लोग, H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2। थ्रोटलिंग डिवाइस क्या आ जाएगा यहाँ पे, H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है। तो जब थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात आती है तो इसको हमको ध्यान रखना है, ये क्या है, एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है
जिसमें सडनली क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, और एक्सपांसन वाल्व जो होगा, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और इसमें क्या हो जाता है, एक्सपांसन वाल्व होगा। सडनली प्रेशर ड्रॉप होगा, एक्सपांसन वाल्व के थ्रू होता है जो सडनली प्रेशर ड्रॉप होता है। मतलब जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है वो किस में होता है, एक्सपांसन वाल्व में होता है, ठीक है। अब एक्सपांसन वाल्व में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो एक्सपांशन वाल में जो प्रोसेस होगा क्या हो जाएगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। ये फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपांशन अगेंस्ट दी वैक्यूम। ये क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। यहाँ पर टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है नहीं होता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। बस इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर जो रहता है पहले डाउन होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, पहला, पहला ये क्या है, सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज इम्पॉसिबल, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हम क्या देखते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में हम क्या देते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, इसको ध्यान सुनेंगे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर heat engine to produce network, to produce network in a complete cycle, स्टेटमेंट सीधा आएगा, साइकिल, if it exchange heat only with body, if it exchange heat only in single reservoir, बस इतना लिखा, only in single reservoir, if it is impossible for a heat engine to produce network in a complete cycle if it exchange heat only in a single reservoir.
इन ए सिंगल रिजर्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये पॉसिबल है क्या, सपोज कंसीडर करो यहाँ से हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेट वर्क इन ए सिंगल रिजर्वायर। देखो ये पूरा वर्क डन देगा, मतलब क्या करेगा, ये इफिशियंसी इसका क्या हो जाएगा 100%। ये क्या पॉसिबल है क्या सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से ही हमको ये समझ में आता है कि अगर किसी इंजन को वर्क डन कराना है तो कुछ फॉर्म ऑफ हीट को हमको रिजेक्ट कराना पड़ेगा, कुछ फॉर्म ऑफ हीट को क्या कराना पड़ेगा, रिजेक्ट कराना पड़ेगा। सपोज ये सोर्स है, यहाँ से हीट आया इंजन पे, इंजन वर्क प्रोड्यूस तभी करेगा जब यहाँ से आप हीट को, एंट्री यहाँ से हीट का हुआ, क्यू एडेड, यहाँ से कुछ फॉर्म ऑफ हीट जब तक रिजेक्ट नहीं होगा, सिंक, समझ में आ गया, तब तक यहाँ पे हमको वर्क डन नहीं मिलेगा। तो जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है, इसका जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है इसको ध्यान रखेंगे, जो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया हमारा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से आया है आपका। हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट होता है किससे आता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से आपका आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो तीन चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। पहला चीज, ठीक है, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक पाथ टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसको ध्यान रखेंगे। टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर which violate which violates the Kelvin Planck statement। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसको भी आपको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जो भी चीज़ें यहाँ पर हम कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से न किसी वे से आपको एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन जो होता है पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है वो ये है, ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए दोस्त। दूसरा चीज़, ये जो मैंने आपको बताया कि हीट इंजन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आपका, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से आपका हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। सेकंड वन हम देखते हैं, क्लासियस स्टेटमेंट। क्लासियस स्टेटमेंट, क्लासियस स्टेटमेंट क्या होता है कि ये क्या बोलता है, क्लासियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to construct a device which operating in a cycle
ट्रांसफर हीट फ्रॉम cooler body to a hotter body, from cooler body to hotter body without any work input, without any वर्क इनपुट। समझ में आ गया? इसका कहने का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है या ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है। क्लासियस का स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक क्या करेगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक क्या करेगा, फ्लो कराएगा। किसको? हीट को। ठीक है, जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट को फ्लो करा दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को हीट को फ्लो करा दे। ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल विथआउट वर्क डन। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे, वर्क डन को प्रोवाइड करते हैं इनपुट फॉर्म में। जैसे ही हम वर्क डन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे ही हम वर्क डन प्रोवाइड करते हैं तो ये हीट जो होता है फ्लो होना चालू हो जाता है। तो जो हीट पंप है और रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, ये दोनों जो है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये जो दोनों हैं, यही जो है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट से आता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहां पर देखूंगा, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, इसको ध्यान से देखिएगा। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर ये क्या चीज है? थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या होता है, आप उसमें कितना भी टेम्परेचर इनपुट के फॉर्म पे डालिए, कितना भी टेम्परेचर आउटपुट के फॉर्म पे निकाल लीजिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे? जो रिजर्वायर है। जैसे समुद्र है, ये ओशियन, इसमें आप कितना भी लोटा पानी डाल लो, कितना भी लोटा पानी निकालो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? बस इसी को क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। समझ में आ गया? तो अगर पानी का रिजर्वायर बोल देंगे तो हमारा ओशियन हो जाएगा, रिवर हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े जो डैम है वो हो जाएंगे। और अगर जो है हीट का रिजर्वायर की बात करेगा तो हीट का रिजर्वायर क्या होता है, सन होगा हमारा। हीट का रिजर्वायर क्या होता है, सन। ठीक है, उसके बाद हीट इंजन, ये भी क्या है हमारा, रिजर्वायर है। तो बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसा कुछ रिजर्वायर रिजर्वायर कुछ आता नहीं है। बस यहाँ पे जो चीज़ें, जो जानकारी के लिए आपको जो जानना है वो ये है कि हीट इंजन जो होगा, देखिए हीट इंजन की अगर मैं बात करूँ, हीट इंजन में क्या होगा, देखिए ये सोर्स टेम्परेचर, यहाँ से हीट आएगा और यहाँ से हीट सिंक। ठीक है, सोर्स जहाँ से आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। इसको मैं बोलता हूँ T1। जहाँ से जहाँ पे जाता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सिंक। तो ये क्या हो जाता है, T1, और ये क्या हो जाता है, T2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है, हमारा वर्क डन निकलेगा, वर्क डन निकलेगा, है ना। और ये जो होता है Q1, और ये क्या हो जाता है यहाँ पे Q2। ठीक है, तो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, W नेट बाई क्यू एडेड। तो W नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, क्यू एडेड 1 है, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2 बाई Q1।
इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी, और इसी को आगे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्मल इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई क्या हो जाएगा T1। ये है हमारा हीट इंजन। उसके बाद देखिए हीट इंजन हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हीट पंप। हीट इंजन के बाद हम देखते हैं क्या, हीट पंप। अब ये हीट पंप में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाती हैं चीज़ें। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में चीज़ें जाती है, मतलब ये T1 है, ये क्या है T2 है, ये सोर्स है और ये क्या है सिंक है। ठीक है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये वर्क डन आ गया, यहाँ पे वर्क डन आ गया। तो कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस क्या होता है Q2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस अगर टेम्परेचर के टर्म पे मैं लिखूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1, ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर यही रेफ्रिजरेटर की बात आ जाती है, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, देखो Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है Q1 माइनस Q2। अगर इसी को टेम्परेचर के टर्म पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। अब यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। देखो जब भी चीज़ें यहाँ पे टेम्परेचर का टर्म आएगा तो बात समझ में आना कि ये जो इंजन है कौन सा इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है। कौन सा इंजन है, रिवर्सिबल इंजन है। ये कौन सा इंजन है, ये है रिवर्सिबल इंजन। तो जब भी टेम्परेचर का टर्म आता है तो वहां पर जो इंजन हो जाता है क्या हो जाता है, रिवर्सिबल इंजन होता है। अगर टेम्परेचर का टर्म नहीं आता है तो समझ जाना वो जो इंजन है वो इरिवर्सिबल इंजन है। तो जब भी हमको पूछेगा कि रिवर्सिबल इंजन के बारे में हमको बात करेगा तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला जो होता है ध्यान होना चाहिए, T1 माइनस T2। ठीक है, रिवर्सिबल, यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हूँ इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। ठीक है तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है वो ये है कि देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए ये रहेगा, जैसे ही बोलेगा इंजन रिवर्सिबल है तो आप टेम्परेचर का टर्म यूज़ कर सकते हैं। ये जो होता है यहाँ से आपको न्यूमेरिकल फॉर्म पे भी क्वेश्चन जो होता है देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल फॉर्म पे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की बात करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस Q2 डिवाइडेड क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। तो ये यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हीट इंजन है तो ये क्या कर सकते हो, हीट इंजन इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1। अब देखिए ये क्या है, थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, Q1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है। अब यहाँ पर देखिए हीट पंप का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। तो आप क्या इसको ऐसा बोल सकते हो क्या कि कोफिशिएंट ऑफ जो परफॉर्मेंस होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप जो होगा, एक रिलेशन को ध्यान रखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ जो हीट पंप होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन होता है, हीट इंजन होता है। सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज़ को ध्यान रखना है, एक तो मैं बता दिया था क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हीट इंजन का इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहला चीज़। दूसरा आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द हीट पंप जो होगा वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होता है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी तक हम अभी तक हम यहीं से करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं उसको क्या करेंगे हम लोग
देखेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। देखिए कुछ कुछ चीज़ें, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि अभी इसको कवर कर लेते हैं कि जैसे हमारा जो हीट इंजन है, ठीक है, थोड़ा 2 मिनट देखते हैं इसको। देखिए अगर दो रिवर्सिबल दो रिवर्सिबल इंजन है ऑपरेटिंग बिटवीन थर्मल रिजर्वायर at T1, T2 and T3 respectively. T1, T2, T3 respectively. So केस 1 इसका क्या होगा? केस 1 क्या होगा? केस 1, अब देखो, if the efficiency is same for engine, if the efficiency, अगर दो इंजन है सीरीज में है, दोनों की इफिशियंसी सेम हो गई, ये क्वेश्चन आएगा, दोनों की इफिशियंसी सेम हो गई, तो ध्यान रखना T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 मल्टीप्लाई बाई T3। और ये इंजन ऐसा रहता है, देखिए T1 यहाँ पर इंजन, ये T2, ये इंजन 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये T3। वर्क डन 1 और ये क्या हो जाएगा? वर्क डन 2। केस 2 में हम यहाँ पे देखते हैं, केस 2, इसमें अगर केस 2 में अगर वर्क आउटपुट जो होगा सेम होगा, वर्क आउटपुट सेम होगा, ये जो जो दो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। वर्क आउटपुट अगर सेम हो गया तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 बाई क्या हो जाएगा? 2। तो इस सारी चीज़ों को क्या करना है? ध्यान रखना। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम लोगों ने देखा है। तो अभी तक के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ या PYQ सीरीज के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।